नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक समय के मंच पर। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उदयभान सिंह राठौड़ आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही रोचक कहानी और एक इतिहास पर आधारित है जो राजा विक्रमादित्य का इतिहास व जीवन परिचय से संबंधित है। तो दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है कि कहानी को समझने के लिए पूरा एपिसोड देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है राजा विक्रमादित्य का इतिहास एवं जीवन परिचय। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य भारत के महान शासकों में एक थे। उन्हें एक आदर्श राजा रूप में देखा जाता है। अपनी बुद्धि, अपने पराक्रम, अपने जुनून से इन्होंने आर्यवर्त, जो भारत का पुराना नाम है, के इतिहास में अपना नाम अमर किया है। इनके पराक्रम की सैकड़ों कहानियां हैं, जिसे सुनकर कई समय में लोगों को हौसला मिलता है। जो कठिन समय होता है उसमें लोग इनकी कहानियां सुनकर अपना मनोबल जो है वो मजबूत करते हैं। इन कहानियों के अलावा इनमें से दो और रोचक प्रसंग हैं, बैताल 25 और सिंहासन 32। इस कहानियों में से कई अलौकिक प्रसंग देखने को मिलते हैं, जिस पर दौरे हाजिर में यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। परंतु इन कहानियों का मूल उद्देश्य जीवन में असफलता और सच्चाई का मार्ग ढूंढना। ये एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने समय को अपने नाम से परिभाषित किया और आज भी इनके नाम से विक्रमी संवत मनाया जाता है। जिसे विक्रम संवत जो कैलेंडर आता है उसे इन्हीं के नाम से बनाया गया था, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। ये एक न्यायप्रिय शासक थे। महाराजा विक्रमादित्य के जन्म को लेकर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यताएं हैं। फिर भी ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 102 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। महेश्वरासुरी नाम एक जैनी साधु के अनुसार उज्जैन के एक बहुत बड़े शासक गर्दा भिल्ला ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके एक सन्यासिनी का अपहरण कर लिया था, जिसका नाम सरस्वती था। सन्यासिनी के भाई ने मदद की गुहार लगाने के एक शक शासक के दरबार में गया, क्योंकि उस समय एक शक शासक भी हुआ करते थे। शक शासक ने उनकी मदद की और युद्ध में गर्दा भिल्ला से उस सन्यासी को रिहा कराया। कुछ समय के बाद गर्दा भिल्ला को एक जंगल में छोड़ दिया गया, जहां पर वह जंगली जानवरों का शिकार हो गया। राजा विक्रमादित्य इसी गर्दा भिल्ला के पुत्र थे। अपने पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार को देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने बदला लेने की ठानी। इधर शक शासकों को अपनी शक्ति का अंदाजा हो गया। वे उत्तरी पश्चिमी भारत में अपना राज्य फैलाने लगे और हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। शक शासकों की क्रूरता बढ़ती गई। सन 78 के आसपास राजा विक्रमादित्य ने शक शासकों को पराजित किया और करूर नाम के एक स्थान पर उस शासक की हत्या कर दी। करूर वर्तमान के मुल्तान और लोनी के आसपास पड़ता है। कई ज्योतिषी और आम लोगों ने इस घटना पर महाराजा को साकर की उपाधि दी और विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। इसके साथ एक और प्रसंग जुड़ा है। एक जैन ऋषि के अनुसार शकों को हराने के बाद राजा विक्रमादित्य स्वयं शालिवाहन नामक एक राजा से हार गए थे और उन्होंने 78 ईस्वी की स्थापना की। परंतु ऐसा माना जाता है कि दोनों कालों के बीच लगभग 135 वर्ष का अंतर है, अतः दोनों राजा समकालीन नहीं हो सकते। ये एक विवादित टिप्पणी। राजा विक्रमादित्य की जो गौरव गाथाएं हैं, बृहत कथा जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, बृहत कथाओं में इनकी काफी गौरव कथाएं संग्रहित हैं। ये 10वीं से 12वीं सदी के बीच रचित ग्रंथ है। इसमें प्रथम महान गाथा विक्रमादित्य और परिष्ठाना के राजा के बीच की दुश्मनी की है।
इसमें राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन की जगह पाटलिपुत्र दी गई। एक कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उनकी न्यायप्रियता और अन्य करने की बुद्धि से स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें स्वर्ग बुलाया था। उन्होंने अपनी एक न्याय प्रणाली में राजा विक्रमादित्य से राय ली। स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में हो रही एक सभा में भेजा। वहां पर दो अप्सराओं के बीच नृत्य की प्रतियोगिता थी। ये दोनों अप्सराएं थीं रंभा और उर्वशी। भगवान इंद्र ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि उन्हें कौन सी अप्सरा बेहतर नर्तकी लगती है। राजा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने दोनों अप्सराओं के हाथ में एक एक फूल का गुच्छा दिया और उस पर एक एक बिच्छू भी रख दिया। राजा ने दोनों नर्तकियों को कहा कि नृत्य के दौरान ये फूल के गुच्छे यूं ही खड़े रहने चाहिए। रंभा ने जैसे ही नाचना शुरू किया उसे बिच्छू ने काट लिया। रंभा ने फूल का गुच्छा हाथ से फेंककर नाचना बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब उर्वशी ने नाचना शुरू किया तो वह बहुत ही अच्छी तरह अति सुंदर मुद्राओं में नाची। फूल पर रखे बिच्छू को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, जो बहुत आराम से सो गया और उर्वशी को बिच्छू का डंक नहीं सहना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उर्वशी ही बहुत काबिल और रंभा से बेहतर नर्तकी है। न्याय की इस बुद्धि और विवेकशीलता को देखकर भगवान इंद्र इनमें बहुत ही प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को 32 बोलने वाली मूर्तियां भेंट की। ये मूर्तियां अभिशप्त थीं और इनका शाप किसी चक्रवर्ती राजा के न्याय से ही कट सकता था। इन 32 मूर्तियों के अपने नाम थे। इनके नाम क्रमशः रत्नमंजरी, चित्रलेखा, चंद्रकला, कामकंदला, लीलावती, रविभामा, कौमुदे, पुष्पवती, मधुमालती, प्रभावती, त्रिलोचना, पद्मावती, कित्रिमणि, सुनैना, सुंदरवती, सत्यवती, विद्युति, तारावती, रूपरेखा, ज्ञानवती, चंद्रज्योति, अनुरोधवती, धर्मवती, करुणावती, त्रिनेत्र, मेघनैनी, वैदेही, मानवती, जयलक्ष्मी, कौशल्या, रानी रूपवती थे। इन प्रतिमाओं की सुंदरता का वर्णन समस्त ब्राह्मण में विख्यात था। राजा विक्रमादित्य की गाथाएं संस्कृत के साथ कई अन्य भाषाओं की कहानियों में भी देखने को मिलते हैं। इनमें उनके नाम कई महागाथाओं और कई ऐतिहासिक मीनारों में देखने मिलते हैं, जिनका ऐतिहासिक विवरण तक नहीं मिल पाया है। इन कहानियों में विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानियां अति रोचक, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं। इन कहानियों में कहीं कहीं अलौकिक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। इन घटनाओं पे हालांकि 21वीं सदी में विश्वास करना कुछ नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इन कहानियों का मूल सरोकार न्याय की स्थापना से था। बैताल पच्चीसी में कुल 25 कहानियां हैं और सिंहासन बत्तीसी में कुल 32 न्यायपूर्ण कहानियां हैं। बैताल पच्चीसी क्या है, इसका विवरण मैं आप लोगों के सामने बताता हूं। बैताल पच्चीसी में एक बैताल की कहानी है। एक साधु राजा विक्रमादित्य को उस बैताल को बिना एक शब्द कहे पेड़ से उतार कर लाने को कहता है। राजा उस बैताल की तलाश में जाते हैं और उसे ढूंढ भी लेते हैं। बैताल रास्ते में हर बार एक कहानी सुनाता है और उस कहानी के बीच से एक न्यायपूर्ण सवाल पूछता है। साथ ही विक्रम को यह श्राप देता है कि जवाब जानते हुए भी ना बताने पर उसका सर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ना चाहते हुए भी उसके सवाल का जवाब देते हैं। साधु का विक्रम द्वारा एक शब्द भी ना कहकर विक्रम को लाने का प्रण टूट जाता है और बैताल वापिस उसी पेड़ पर रहने चला जाता है। इस तरह से इस माध्यम से 25 कहानियां वहां पर मौजूद हैं। अब सिंहासन बत्तीसी के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं।
इसी तरह सिंहासन बत्तीसी में राजा विक्रमादित्य के राज्य को जीतने की कहानी है। एक बार राजा विक्रमादित्य अपना राज्य हार जाते हैं। उनकी वह बत्तीसी बोलने वाली मूर्तियां उनके राज्य में तब भी रहती हैं। वह मूर्तियां राजा भोज की अलग अलग कहानी सुनाकर सवाल करती हैं और राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकती हैं। राजा इस तरह 32 कहानियों से निकलने सवालों का जवाब देता है और अंततः सिंहासन जीतने में सफल हो जाता है। अब हम आप लोगों को राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में अवगत कराते हैं। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 बहुत महान विद्वान थे, जो कि धन्वंतरी, छपंका, अब्रसिम्हा, शंखु, खातारपाकरा, कालिदास, भट्टी, बरुवरीच, बारहमिहिर थे। ये सभी अपने अपने क्षेत्र के महान विद्वान थे। बारहमिहिर आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे, कालिदास महान कवि और बरुरुचि वैदिक ग्रंथों के ज्ञाता, भट्टी राजनीतिविद थे। भविष्य पुराण की मान्यताओं के अनुसार आधार पर भगवान शिव ने विक्रमादित्य को पृथ्वी पर भेजा था। शिव की पत्नी पार्वती ने बेताल को उनकी रक्षा के लिए और उनके सलाहकार के रूप में भेजा। बेताल की कहानियों को सुनकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के बाद उस घोड़े को बेचने के लिए छोड़ दिया गया। जहां जहां वह घोड़ा गया, राजा का राज्य वहां वहां तक फैल गया। पश्चिम में सिंधु नदी, उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में कपिल और दक्षिण में रामेश्वरम तक इस राजा का राज्य फैल गया। राजा ने उस समय के 4 अग्निवंशी राजाओं की राजकुमारी से विवाह कर अपने राज्य को और मजबूत कर लिया। राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राज्य में कुल 18 राज्य थे। विक्रमादित्य की सफलता पर सभी सूर्यवंशी खुश थे और चंद्रवंशी राज्यों में कोई खुशी नहीं थी। इसके अलावा राजा ने स्वर्ग का रुख किया। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य कलयुग के आरंभ में कैलाश की ओर से पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने महान साधुओं का एक दल बनाया जो पुराण और उपपुराण का पाठ किया करते थे। इन साधुओं के गोरखनाथ, भर्तहरि, लोहहर्षण, शौनका आदि प्रमुख थे। इस तरह न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम से लोगों की रक्षा भी की और सदा ही धर्म स्थापना के कार्य में लगे रहे। तो दोस्तों, आज हमने इस कहानी के माध्यम से राजा विक्रमादित्य के इतिहास व उनके जीवन के परिचय से आपको अवगत कराया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि आगे से हम अपने नए एपिसोड में विक्रम और बेताल की कहानी जो है वो कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में आपको नई कहानी में वर्णन करेंगे। उसके बाद तदंतर लगातार हम आपको इनकी बेताल पच्चीसी की जो कहानियां हैं वो एक एक करके हर एक एपिसोड में आपको बताएंगे और उससे जो भी हमें सीख मिलेगी उस सीख से हम अपने जीवन को प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। कल नई कहानी में विक्रम बेताल की जो कहानी है उसे कैसे आगे बढ़ाया गया, विक्रम बेताल को के बारे में क्या क्या कहानी है, वो कैसे आगे बढ़ती है, उस बारे में चर्चा करेंगे नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। जय भारत, जय।